क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय व्यवस्था के पर्दे के पीछे क्या राज छुपे हैं? कहने को तो देश का कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब वीआईपी लोगों की बात आती है तो कानून भी सर झुका लेता है। हाल ही में हुए जस्टिस वर्मा केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि क्या सच में देश का कानून सबके लिए एक बराबर है जिसका हम दम भरते हैं, या फिर कुर्सी के हिसाब से कानून सबके लिए अलग अलग है, या यूं कहें कि जितना बड़ा ओहदा उसके आगे कानून उतना ही बोल। नमस्कार, मैं हूं राजीव अरोड़ा और आप देख रहे हैं वॉच ओवर इंडिया। तामीर ए इंसाफ का यह कैसा दस्तूर है, जज साहब के लिए कानून भी मजबूर है। आम सरकारी कर्मचारी के लिए जहां जांच, निलंबन और बर्खास्तगी की पूरी प्रक्रिया तय है, वहीं किसी जज को हटाने की राह इतनी कठिन बना दी गई है कि अब तक कोई इस रास्ते पर चल ही नहीं पाया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के कैश कांड ने इस खामोश व्यवस्था को अचानक झकझोर दिया है। सोचिए, अगर यह मामला सामने ही नहीं आया होता तो शायद कोई सवाल ही नहीं उठता। नकेल कसने की बात तो दूर, व्यवस्था तो अब भी उसी गहरी नींद में सोई होती। जजों के खिलाफ कार्रवाई के रास्ते इतने जटिल हैं कि आम आदमी से लेकर संसद तक इस लक्ष्मण रेखा को पार करने में हिम्मत हार जाती है। क्या सचमुच इस देश में जजों से बड़े नियम हैं, या फिर नियमों से भी ऊपर कोई क्लब संस्कृति है जो अपनों पर आंच नहीं आने देती, या न्याय के मंदिर के भीतर भी कोई गुप्त व्यवस्था छुपी हुई है? और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों हर बार ऐसे मामलों पर चुप्पी, पर्देबाजी और लेपापोती देखने को मिलती है? चलिए, वॉच ओवर इंडिया के इस एपिसोड को देखने के बाद इन सवालों पर आप ही फैसला कीजिए कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था के नियम निभाने के लिए हैं या फिर लीपापोती के लिए। भारत में कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर नियुक्त है, उसे बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए नहीं हटाया जा सकता। यह रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को हटाने से पहले उसके खिलाफ लगे आरोपों को ठीक से और सही न्याय प्रक्रिया सहित जांच होनी चाहिए और उसे अपने बचाव का पूरा मौका मिलना चाहिए। जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगता है तो एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया यानी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि आरोप सही है या नहीं। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं और कर्मचारी को दोषी माना जाता है तो उसे दंडित किया जा सकता है, जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है। अब बात करें अगर सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक जांच की, तो भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करने के लिए स्पष्ट नियम बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए सीसीएस, सीसीए रूल लागू होते हैं और आईएएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एआईएस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स बनाए गए हैं। वैसे तो यह अलग अलग नियम हैं, लेकिन इनकी मूल कार्य प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। पहले किसी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, फिर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की जाती है जो देखती है कि आरोपों में दम है या नहीं। इसके बाद अगर आरोप गंभीर और सही लगते हैं तो कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि वह जांच में कोई बाधा ना डाल सके। उसके बाद डिपार्टमेंटल चार्जशीट दी जाती है और पूरी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सौंपता है जो अंतिम निर्णय लेती है। अगर कर्मचारी पर लगे आरोप दुराचार की श्रेणी में आते हैं तो उसे अलग अलग तरह की सजा दी जा सकती है, जिसमें बर्खास्तगी भी शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप लगे तो उनके खिलाफ क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या उन्हें भी इसी तरह आसानी से हटाया जा सकता है?
देखा जाए तो भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से फैसले सुना सके। लेकिन इससे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। संविधान के अनुसार एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल राष्ट्रपति ही अपने आदेश के माध्यम से हटा सकते हैं, वो भी तब जब वह जज किसी गंभीर दुराचार का दोषी पाया जाए या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से न्यायिक कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हो जाए। अब सवाल यह उठता है कि किस कानून के तहत जजों के खिलाफ कार्रवाई होती है। जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 प्रमुख कानून हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और अनुच्छेद 217 और 218 में हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात की गई है। इन अनुच्छेदों के अनुसार किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को केवल महाभियोग यानी इम्पीचमेंट द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 इम्पीचमेंट के नियम प्रदान करता है। अब इन सभी प्रावधानों का अवलोकन करने पर हम न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया को देख सकते हैं। इसके तहत सबसे पहले न्यायाधीश को हटाने के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश करना होगा। यदि प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है तो प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है तो प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो संबंधित अध्यक्ष या सभापति शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठन करते हैं। यह समिति 3 लोगों से मिलकर बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से कोई एक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश में से कोई एक प्रतिष्ठित ज्यूरिस्ट जिसे संसद का स्पीकर या चेयरमैन नामित करता है। इसके बाद समिति न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप तय करती है, जिसके आधार पर जांच प्रस्तावित होती है। जांच में न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है और विटनेस के बयान को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है। अगर जांच समिति रिपोर्ट देती है कि जज दोषी है तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में बहुमत द्वारा और कम से कम 2/3 प्रेजेंट एट वोटिंग सदस्य के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जज को हटा दिया जाता है। लेकिन क्या भारत में किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया गया है? अगर कोई जज गलत कर रहा है या उसके खिलाफ गंभीर आरोप है तो उसे हटाने का एकमात्र संवैधानिक तरीका महाभियोग की प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक भारत में किसी भी जज को इस प्रक्रिया के जरिए हटाया नहीं गया है? अब तक कई बार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हर बार या तो मामला पूरा नहीं हुआ या फिर जज ने खुद इस्तीफा देकर मामला रफा दफा कर दिया। 1993 में न्यायमूर्ति पी.वी. रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ सरकारी आवास पर फिजूल खर्ची के लिए महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि यह लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। 2009 में राज्यसभा के सभापति ने सिक्किम हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरन के खिलाफ प्रस्ताव स्वीकार किया, जिन पर तमिलनाडु में किसानों की 300 एकड़ जमीन के विनियोग सहित 16 आरोप थे। हालांकि 3 सदस्यीय पैनल की बैठक के पहले दिन इस्तीफा देकर वे जवाबदेही से बच गए। 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ लगभग 33 लाख रुपए के गबन के लिए राज्यसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि उन्होंने भी लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही इस्तीफा दिया। 2015 में यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना करने वाले न्यायमूर्ति S.K. गंगेले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि उन्हें भी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि इसे पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जज पूरी तरह से जवाबदेही से बच सकते हैं। कुछ और भी तरीके हैं जिनसे उनके खिलाफ कार्रवाई
की जा सकती है। पहली है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई जज ऐसा कोई काम करता है जो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो कोर्ट खुद उस जज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस तरीके से कोई जज को सीधे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन यह उस पर दबाव बनाने का एक तरीका जरूर हो सकता है। दूसरी, गुप्त सजा। अगर किसी जज के खिलाफ आरोप है लेकिन उसे हटाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं मिल रहे हैं तो न्यायपालिका उसे गुप्त तरीके से सजा देने का प्रयास करती है। उसे नए और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई से दूर रखा जा सकता है। उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वह अपनी मनमानी ना कर सके। तीसरा है बार काउंसिल या अन्य जज उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिससे उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। चौथा, इन हाउस जांच। अगर जज पर गंभीर आरोप है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद एक आंतरिक जांच शुरू कर सकता है। इस जांच के बाद अगर जज दोषी पाया जाता है तो उससे इस्तीफा देने या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का आग्रह किया जाता है। कई बार जज स्वयं इस्तीफा देकर मामले को बढ़ने से रोक लेते हैं। अगर जज इस्तीफा देने या वीआरएस लेने से इनकार करते हैं तो ऐसे मामले में चीफ जस्टिस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपने निष्कर्षों से अवगत करा सकते हैं, जिनसे उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। मूल रूप से इन हाउस जांच में जज को या तो इस्तीफा देकर या वीआरएस लेकर अपनी जवाबदेही से बचने या महाभियोग प्रक्रिया में देरी करने का विकल्प मिल जाता है। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का प्रकरण देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस पैनल तो गठित कर दिया, लेकिन अब तक कोई इम्पीचमेंट मोशन की बात सामने नहीं आई है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जरूर किया गया, लेकिन इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने उन्हें बायकॉट करने का डिसीजन लिया। रही बात क्रिमिनल एक्शन की, तो अभी तक कोई भी एफआईआर जस्टिस वर्मा के खिलाफ रजिस्टर नहीं हुई है। यह अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कुछ अनौपचारिक तरीके हैं। इसका फायदा यह है कि बिना किसी औपचारिक रूप से दोषी ठहराए जज के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि इससे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और जज को पूरी तरह से न्यायपालिका से हटाया नहीं जा सकता। क्या महाभियोग प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए? कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारत में जजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ज़्यादा प्रभावी और पारदर्शी प्रणाली की ज़रूरत है, लेकिन इसमें एक संतुलन बनाए रखना भी ज़रूरी है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि क्या न्यायपालिका की जवाबदेही तय करने का कोई मजबूत तंत्र होना चाहिए? जवाब सीधा है हाँ, लेकिन बिना न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए। अगर एक आम नागरिक पर कानून की पकड़ मजबूत है तो न्यायाधीश भी इस दायरे से बाहर कैसे हो सकते हैं? या फिर एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित हो जहां जनता को यह भरोसा रहे कि न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है, वरना यूं ही सवाल उठते रहेंगे, अदालतें चलती रहेंगी, फैसले आते रहेंगे, मगर इंसाफ अपने ही कटघरे में खड़ा नजर आए। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।